नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। दिल्ली में इस वक्त है कांग्रेस को लेकर, हरियाणा की सियासत को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। किन किन मुद्दों को लेकर इन दिनों एक्टिव हैं? देखिए, तो जो भी देश प्रदेश से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, सभी के लिए जो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि हम संसद में भी आज विपक्ष की भूमिका में है हमारा दल, और विधानसभा में तो देश प्रदेश से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं समय समय पर उठा रहे हैं। मनरेगा को लेकर जिस तरह से आप लोग आवाज उठा रहे हैं, उसमें सरकार ये कहती है झूठ बोल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, या इनको राम के नाम से परेशानी है। देखिए, मनरेगा में तो एक बार फिर साबित हो गया है, जो मनरेगा का जो नया कानून है, कि भारतीय जनता पार्टी को नाम की राजनीति करनी है, काम की नहीं करनी है। क्योंकि उन्होंने योजना में बजट तो घटा दिया, 100% जहाँ शेयर था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको 60% कर दिया, और नाम बदल दिया। और नाम भी महात्मा गांधी जी के नाम से क्या किसी को आपत्ति हो सकती थी? महात्मा गांधी से बड़ा राम भक्त कौन हो सकता था, जिन्होंने रघुपति राजाराम की हमेशा जो है, और अपने अंतिम सांस में भी हे राम जिनके मुख पे दो शब्द आए, तो नंबर 1। नंबर 2, ये भगवान राम के नाम पे भी नाम नहीं लाए। ये तो VBG राम जी है। अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे, विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये तो VBG राम जी एब्रीविएशन है। अगर भगवान राम के नाम से लाना चाहे, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से नई योजना लाते और ठोक के कहते भगवान के राम के नाम से योजना लाए हैं। भगवान राम हमारे सबके आस्था के प्रतीक है, हमारे सबके आराध्य हैं। उनके नाम से कोई ऐसी चीज लाते, बजट घटा रहे हो, भगवान राम भी ऊपर बैठे देखते हो, उनका नाम भी, उनकी नाम की भी एब्रीविएशन कर रहे हो, तो उनका नाम भी में भी कटौती, बजट में भी कटौती। भगवान राम के को कम आप से एक कम बात कह रहे हैं कि महात्मा गांधी तो क्योंकि उनके अनुयायी थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे, तो उनको तो जाहिर है कोई परेशानी नहीं होगी, भले ही एब्रीविएशन है, लेकिन राम का नाम तो आ रहा है। तो इसमें तो कांग्रेस को ही है, अगर हम सियासी ढंग से देखें तो कोई परेशानी है तो। देखिए, आपका क्या नाम है? ज्योति सांगवान। अब मैं कहूँ ती। अच्छा, इसलिए आप नाम पूछ रहे हैं? नहीं, मतलब अब मैं आपको ती कहूँ, अब आपको मेरे को कोई परेशानी नहीं। भगवान राम से तो ना आप पूछने गया, ना मैं पूछने गया जी। मगर हम भगवान राम का नाम एब्रीविएशन में नहीं रखना चाहिए, VBG राम जी नहीं। भगवान राम के साथ नाम से योजना लाएं, उसका नाम लिखें, जो है जय श्री राम, जय श्री राम नाम रखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नाम रखें, और खो ठोक के कहे भगवान राम के नाम से लाएं। इन्होंने स्कीम में भगवान राम का नाम कहीं नहीं है, ये तो एब्रीविएशन है। तो इसलिए आप कह रहे हैं ज्योति को अगर ती कहा जाएगा तो ज्योति को अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, आप ज्योति थोड़ी कहूंगा, अब तो मैं ती कहूंगा आपको। आपका प्रश्न ऐसा नहीं, मैं तो देखिए जो बीजेपी के हवाले से सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, मतलब आप समझ गए जी जी, कि भाई वो भगवान राम का नाम, ये तो VBG राम जी है, विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन, रोजगार आजीविका मिशन, ये नाम। तो अब आप खुद बताओ, इसमें भगवान राम का नाम कहाँ है? तो ये और बजट में कटौती, चलो भगवान राम का, लेकिन भगवान राम के नाम से कटौती क्यों? गरीब के हाथ से निवाला भगवान राम के नाम लेके क्यों छीन रहे हो? भगवान राम का नाम लेके तो बजट दुगना करो। तो आप ये कह रहे हैं बजट में भी कटौती कर दी, नाम में भी कटौती कर दी? नाम रखना है, भगवान राम के नाम से रखो, स्वागत है। बजट दुगना करो और खुल के रहो, कहो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये नया सुझाव, ये नया नाम दे रहे हैं, दरअसल सुझाव दे रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। इसमें क्या है? लेकिन इनकी राजनीति दूसरी है। इनकी राजनीति मनरेगा की योजना से शुरू से भाजपा को तकलीफ थी। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में, मैं संसद में था, सदन में, जब उन्होंने ये कहा था कि ये जो योजना है, इस योजना ये कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक है, तो पहले दिन से इनको तकलीफ थी। ये एक ऐसी योजना, मनरेगा योजना, जहां देश के करोड़ों गरीब परिवारों को इस योजना ने सहारा दिया, जिस योजना की प्रशंसा विश्व स्तर पे की गई। तमाम देशों ने इसी योजना की कॉपी करी अपने अपने देशों में। आज उस योजना को शुरू से बीजेपी ने कमजोर करने का काम किया। हरियाणा में देखो, पिछले साल 8 लाख पंजीकृत मजदूरों में से केवल 2100 को 100 दिन का रोजगार मिल पाया, ये भारत सरकार बता रही है।
तो उस योजना को पहले कमजोर किया गया और कमजोर करने के बाद अब ये निर्णायक रूप से उस योजना को काफी हद तक उसको समाप्त करने की तरफ कैसे बढ़ाया जाए, ये सरकार की जो नया बिल है, इस सरकार का नया बिल का ये अर्थार्थ है। शुरुआत में नाम बदल दिया। शुरुआत में आपने कहा कि हम सदन में, संसद की मैं बात कर रही हूँ, वहां भी हम विपक्ष में हैं, हरियाणा के सदन में भी हम विपक्ष में हैं। तो वंदे मातरम का भी एक ऐसा मुद्दा रहा जो हाँ दिल्ली में भी इसकी गूंज सुनाई दी, चंडीगढ़ में भी इस पर बात हुई। वंदे मातरम का जो विषय था वो कोई राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। हर आदमी वंदे मातरम का गायन करके गौरवान्वित महसूस होता है। उस समय भी वंदे मातरम की गूंज देश के कोने कोने में पहुंची थी जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तब ये गीत दिया गया था, जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने इस गीत को देश के कोने कोने में एक वॉर क्राई, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, इसको उस रूप से, तो इस पे कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लाए। और ये लाए तो ये साबित हो गया कि आरएसएस ने उस समय वंदे मातरम का बायकॉट किया, क्योंकि वंदे मातरम बोलने पर देश की आजादी के समय सजा होती थी। ये स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर कहते हैं कि टुकड़े कर दिए गए, सजा होती थी। वो तो आपने डिबेट देखी ली होगी संसद में। वो तो उन्होंने संसद में तो वो खुद ही ये नहीं कह पाए, क्योंकि संसद में साबित हुआ कि ये बंकिम चट्टोपाध्याय जी द्वारा जब ये गीत 1882 के अंदर इसकी रचना की गई, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लगभग 1900 का जो सेशन था, कलकत्ता का सेशन, उसमें इसको पहली बार गाया कांग्रेस का सेशन था, और कांग्रेस ने इसको अपने गीत के रूप में अपनाया, और आज तक कांग्रेस का ये हमारा गीत है। हाँ, 1900 से लेके 1947 तक इसको जब गायन होता था तो अंग्रेज चिढ़ता था, और अंग्रेज इस गीत को राष्ट्रभक्ति का प्रारूप मान के जो ये गीत गाते थे उसको जेल की सजा सुनाता था। मेरे स्वयं स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी को 1942 में वंदे मातरम का उच्चारण करने पर जो है उनको जेल हुई। तो ये, हाँ, उस समय जब आरएसएस का गठन हुआ तो आरएसएस ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे और ना तिरंगा झंडा अपनाएंगे, क्योंकि वंदे मातरम पे सजा देता था अंग्रेज। उसके बाद मगर जब 1947 में संविधान सभा बनी और संविधान सभा के सामने प्रश्न आया कि राष्ट्रगीत कौन सा हो, तो संविधान सभा ने कहा कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में राष्ट्रगीत के रूप में, पहले 1900 में ये कांग्रेस के गीत के रूप में अपनाया गया, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 की वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस पार्टी ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने का प्रस्ताव अपनी वर्किंग कमेटी में पारित किया था। तो संविधान सभा में सभी ने एक स्वर में इस गीत को कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत होगा। संविधान सभा के कौन सदस्य थे? मौलाना आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नेहरू जी से लेकर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, मेरे स्वर्गीय दादाजी से लेकर, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, जो बीजेपी बोलती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं उसके में सदस्य थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय स्वागत किया इसका, और एक मत से कहा कि एक एक पंक्ति यही हो। जब आप कह रहे हो ना, तो क्या ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी खिलाफ हो गया? जब तब देश में एका था इस गीत को लेकर। आज इन्होंने उस पे राजनीति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्यादा चल गया। अच्छा। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्यादातर बातें जो चलाते हैं ये, उनका कोई सर पैर नहीं होता, और उस आधार पे डिबेट पे ले आए, चर्चा पे लेके आए, तो सारी बात देश के सामने आ गई। पे जो चलता है बीजेपी वाले ही चलाते हैं, फिर बीजेपी वाले आ गई। तो अच्छा, दीपेंद्र जी, थोड़ा आरएसएस को कि आरएसएस ने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? हुड्डा जी, आप इन दिनों सवाल ये उठा रहे हैं कि हरियाणा की युवाओं को तो नौकरी नहीं मिल रही है ग्रुप ए में। देखिए, जहाँ तक ग्रुप ए की बात है, पिछले कई वर्षों से जितनी भी लिस्ट आई ग्रुप ए ग्रुप बी की, उन सभी लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को एचपीएससी के माध्यम से जारी रिजल्ट के अंदर स्थान मिला लगातार। अभी भी जो आपने देखा, जो रिसेंट जो हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ की असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनको बुलाया गया, तो उनमें भी 215 में से 185 बाहर के बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो जब 80%
बाहर के बच्चे लग रहे हैं हर पोस्ट पे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल में आपको याद होगा 80 में से 78 बच्चे बाहर के लगे। एक और एसडीओ की लिस्ट आई, उसमें 99 में से 77 बच्चे बाहर के आए। जब एसडीओ में ही हरियाणा के बच्चे क्वालिफाई, इससे ज्यादा तो हरियाणा के बच्चे यूपीएससी में क्वालिफाई करते जो राज्य स्तर का होता है। तो यानी कि एचपीएससी का ये क्या रवैया है, ये इसको लेकर प्रसन्नचिन्ह है। और एचपीएससी के हमारे चेयरमैन, क्या हरियाणा अकेला राज्य है 28 प्रदेशों में जहाँ एचपीएससी के चेयरमैन भी बाहर के, हरियाणा वासी नहीं, हरियाणा के बाहर के। बाकी किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है। ऐसा न्याय क्यों? क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं मिला? कोई ये अपनी विचारधारा ही के अगर व्यक्तियों को लगाना चाहे, काबिल व्यक्ति को लगाना चाहे, तो आप कह रहे हरियाणा से ही लगा दो। तो हरियाणा से कोई एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको लगा सके एचपीएससी का चेयरमैन। और उनके कार्यकाल में जितनी लिस्ट आई उसमें 80%, कहीं 50%, कहीं 40%, कहीं 70% बच्चे बाहर के लगते हैं हर लिस्ट के अंदर। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, विडंबना है। और ये जो केवल यही नहीं, बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं जहाँ 70-80% पोस्ट खाली रह जाती है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की जो लिस्ट आई या बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो लिस्ट आई, उसमें ज्यादातर पद खाली। 2000 में से केवल 500 बच्चे लगे। और खास तौर पे जिन वर्गों को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, उन वर्गों का जो है पूरी तरीके से उन वर्गों के साथ अन्याय। डीएससी में से 60 में से 1 बच्चा लगा, ओएससी में से 60 में से 2 बच्चे लगे, बीसीए में से 85 में से 5 बच्चे लगे। ये मैं अभी की बता रहा हूँ आपको, जो ये लिस्ट आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की बात आ रही है। तो ये जब ऐसा होगा कि या तो लिस्ट खाली रहेगी, या तो पद खाली छोड़े जाएंगे, या उनकी जगह हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों को जगह मिलेगी, तो बाकी किसी प्रदेश में तो ऐसा है नहीं। अंतिम बात इसी से जुड़ी, अन्याय हरियाणा के सीएम कह रहे हैं हमारे युवा भी तो मांगे दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं, रोजगार का अधिकार तो है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, हमारे युवा दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। आप आरपीएससी में मामला आया था, आपने देखा होगा, गोविंद डोटासरा जी उस समय मंत्री थे, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने ऑन दिस फ्लोर ऑफ द हाउस जयपुर विधानसभा में कहा कि 98% राजस्थान के बच्चे लग रहे हैं। लिस्ट पर उन्होंने राजस्थान विधानसभा में रखी थी 98%। यहाँ तो 98% की बात नहीं हो रही, यहाँ तो 98% बाहर के लग गए। जब आपके 80 में से 2 ही लगे, हरियाणा के 78 बाहर के लग गए। तो ये आप बताओ कौन से प्रदेश में हरियाणा के बच्चों को इस स्तर पे मौका मिल रहा है? बताओ आप। कोई एक आधा बच्चा कहीं लग जाए वो एक अलग बात। तो ये आज हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय है। और ये आपको लग रहा है इरादतन हो रहा है? चेयरमैन ये जो बात करते हैं, मैं एक और बात बताऊं, इसमें 1-2 प्रदेशों के ज्यादातर बच्चे हैं जो लग रहे हैं। वो क्या है, क्यों है? तो कहीं ना कहीं सारे सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान लग रहे हैं। तुरंत एचपीएससी के चेयरमैन को सरकार को हटाना चाहिए और हरियाणा वासी को एचपीएससी का चेयरमैन बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। तो दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे। देश के मुद्दों को लेकर, हरियाणा के मुद्दों को लेकर इनकी ओर से सरकार को घेरा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी को लेकर जिस तरह से इन दिनों सरकार पर, आयोग पर ये हमलावर है, एक बार फिर से इनकी ओर से इसी मुद्दे को उठाया गया है कि चेयरमैन को बदला जाए और हरियाणा के युवाओं का हक, उनका रोजगार हरियाणा में मिल पाए।